हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां पे आज अपन करने वाले हैं क्वांट के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, इनके बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल और इन कंसेप्ट को समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर को। तैयार हैं? सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोग्रेशन की। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में जो मेनली प्रोग्रेशन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी सीरीज है जिस पे आपको मेन फोकस करना है एपी, जीपी और एचपी पे, क्योंकि क्लास 11th में भी अपन ने इनकी मेन बात की थी। ठीक है, और इसके बाद जो स्पेशल सीरीज जो भी और स्पेशल बन सकती है उसकी भी अपन यहां पे बात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, प्रोग्रेशन होता क्या है। मानिए आपको कोई जो सीक्वेंस है जो फॉलो करती है एक सर्टेन पैटर्न। जैसे ध्यान से समझिएगा, एक पैटर्न मैं यहां पे बना देता हूं आपके सामने, 1 3 5 7 9। अब आप देख रहे हैं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली वाली से 2 बड़ी है। तो भाई ये क्या हो गया, आपके लिए एक प्रोग्रेशन बन गया, और इसे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो भाई सबसे पहली प्रोग्रेशन जिसकी अपन बात करेंगे विच इज एपी। और एपी क्या होता है बच्चों, मानिए आपकी पहली टर्म ए है तो आप इसमें कुछ डिफरेंस ऐड कर दीजिए। जैसे डी ऐड किया तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो भाई ये आपके लिए क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब बात आती है सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो कई बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। भाई जैसे फर्स्ट टर्म ए है, अब इसमें ऐड नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से। और लास्ट जो इसमें प्रोग्रेशन अपन देखेंगे विच इज एचपी। बच्चों एचपी के अंदर क्या होता है, एपी का उल्टा। मतलब अगर ये ए है तो ये 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बोल देंगे, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए? इसे लिख लें। तो ये चीज हो गई आपके लिए प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसमें मेनली 3 जिस पे फोकस करना था, एपी, जीपी एंड एचपी। चलिए अब इसको डीप में बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एपी क्या होता है। मानिए आप कोई भी 2 टर्म्स उठाते हैं कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक, और अगर उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है तो उसे अपन क्या कह देंगे, एपी। कोई सी भी 2 उठा सकते हैं, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। तो भाई डी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डी निकालने का फॉर्मूला अपन बोल देंगे टी ऑफ एन प्लस 1 माइनस टी एन। क्लास 11th याद आ रही है कुछ? हाँ, टी ऑफ एन प्लस 1 माइनस टी एन। बच्चों टी एन का फॉर्मूला, अब यहां पे कुछ मेन जो फॉर्मूला है उनकी अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि एपी का, है ना। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए प्लस 0d, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया, ये ए प्लस 2d, यानी अगर मैं इसका nth टर्म लिखता तो टी एन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, डी। वेयर ए इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। लिख लीजिए, ए क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट टर्म, और डी आपके पास क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो भाई ए और डी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हमेशा चेज कीजिए ए और डी को। चालू करें। चलिए और आगे बात करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। ये बोलता है कि भाई ये एक सीक्वेंस है, पहले तो ये बताओ क्या ये एपी है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 2 टर्म्स उठाई, डी बराबर क्या ये 42 माइनस 21, यानी 21 आ गया क्या। सिमिलरली सेकंड डी निकालिए इन दोनों से, 63 माइनस 42, ये भी कितना आ गया, 21। हाँ, तो भाई हर एक का डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो ये एक एपी है। अब बोलता है भाई कौन सी टर्म है, एन निकालना है जो 420 है। चलिए 420 निकालना है, तो भाई आप सीधे सीधे एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, डी। टी एन का वैल्यू रख दिया, 420 इज इक्वल टू ए कितना हो गया बच्चों, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी कितना हो गया इसमें, 21। बच्चों उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 420 इज इक्वल टू 21 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 21n माइनस 21, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों 21n का वैल्यू कितना आ गया, 420। तो इससे आप n का वैल्यू कितना निकाल देंगे, 20। सही बात है। तो इस तरीके से आप n इसमें निकाल सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए विच इज tn का। चले आगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इस टाइप के सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भाई, ध्यान से देखिए, आखिरी से mth टर्म। अब बच्चों इसमें तुम्हें इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे भाई मैंने क्या किया, जैसे ये वाला सवाल था मेरे पास, है ना, ये वाला सवाल था। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करना। भाई 21 है, 42 है, 63 है, और ऐसे चलते चलते कितना है, 420 है। ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। मुझे आखिरी से 5वां फाइंड
लास्ट फिफ्थ टर्म, यानी आखिरी से पांचवा टर्म निकालना है। तो भाई अब क्या करेंगे, तो तुम कुछ भी मत करो, सीधे सीधे क्या करो, इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दो। अगर इस सीक्वेंस को रिवर्स करोगे बच्चों, यहां 420 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा 63, 42 और 20। अब मुझे खुद बताओ, यहां आखिरी से पांचवा निकाल देते हैं, उल्टा कर दिया तो क्या आगे से पांचवा निकाल दोगे क्या? हाँ, जब उल्टा करते हैं ना बच्चों, देखो इस वाली सीक्वेंस का डी कितना है, T2 माइनस T1, यानी आ जाएगा 21। पर अगर अब तुम इसका डी निकालोगे 21 माइनस 42, तो इसका डी कितना हो जाएगा -21, और होना भी चाहिए था भाई, कोई सीक्वेंस बढ़ रही है, उल्टा करोगे तो कम होगी, तो भाई अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, और डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। अब बच्चों इस वाले टर्म में अपन को क्या निकालना था, फिफ्थ टर्म, है ना, क्योंकि इसमें आखिरी से पांचवा यानी शुरू से पांचवा, तो भाई फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 420 प्लस एन कितना हो गया बच्चों 5, यानी 5 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा डी -21। बच्चों ये 420 हो गया, और ये 4 हो गया क्या, तो -84, और इसको आप क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 3 एंड 6। क्या ये समझ में आया आपको बात? चलें आगे चलें, तो mth टर्म फ्रॉम एंड आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसे ये सीक्वेंस आपके पास है, 12th टर्म फ्रॉम एन निकालना है। अब बताओ मुझे, क्या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं। आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो यहां 495 आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, 19, 12 और 5 ऐसा आ गया। भाई इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, ए, मतलब 495, है ना भाई। उसमें क्या होता है, +1 भी करना पड़ता है, पर इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे भाई। अब 12वां टर्म एंड से, यानी इसमें शुरू से 12वां टर्म, तो T12 कितना हो जाएगा, T12 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। बच्चों इसका डी कितना आ गया, -7। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है, तो इससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का। अगर मानिए कोई 3 टर्म्स आपके बोलता है कि भाई अगर वो 3 टर्म्स एपी में, तो आप उसको क्या अज्यूम कर लीजिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसको अज्यूम करने का फायदा क्या होता है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो बच्चों डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इससे आपके पास a का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप a प्लस डी और a प्लस 2d की जगह क्या अज्यूम कर सकते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, है ना। इससे आपका क्या हो जाएगा, a का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, फिर d निकालना रह जाएगा। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स हैं तो बच्चों a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, इस तरीके से आप बिल्कुल इसको अज्यूम कर सकते हैं। अगर 5 टर्म है तो भाई a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। बच्चों देखो इसका कॉमन डिफरेंस d हो रहा है, पर अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 2d है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d। इसमें कितना है, d, और ऐसे ही इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, 2d। और इस टाइप से आप बिल्कुल अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिख लें, जल्दी से लिख लिया। चलें आगे बात करते हैं। देखें भाई, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3। अब 3 नंबर्स की बात करिए तो क्या आप उनको a माइनस डी, a और a प्लस डी एज्यूम कर लेंगे। अब बच्चों इन तीनों का सम कितना है, -3 है, तो तीनों को ऐड किया, 3a इज इक्वल टू -3 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1, और इनका प्रोडक्ट बच्चों 8 है। अब देखो इसमें फायदा भी ये होता है, अब अगर a -1 आ गया, यहां रख दिया, तो -1 माइनस डी मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 प्लस डी। बच्चों ये वैल्यू किसके आई, इक्वल आ गई 8। देखिए इसको सिंप्लीफाई करनी है अपन को, है ना भाई। कैसे सिंप्लीफाई करें, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा d+1, और ये कितना है, d-1। क्या ये 8 के बराबर है, तो यहां से d स्क्वायर -1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा के अपन ने इसको लिख दिया ये। तो d स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 9, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और -3। अब बच्चों खुद सोचो, d का वैल्यू अगर 3 ले लेते हो तो यहां पे रख दीजिए, है ना। पहला केस जब a का वैल्यू -1 है और d का वैल्यू कितना है, 3, तो यहां से रख देते हैं, a माइनस डी हो जाएगा बच्चों -4, a का वैल्यू -1, और a प्लस डी कितना हो जाएगा, 2। सही बात है। अच्छा अब कई बच्चे बोलते हैं सर d का वैल्यू -3 भी ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, पर नंबर सेम आते हैं। देखो कैसे, अगर a ये है और d का वैल्यू आप -3 ले लेते हैं, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा बच्चों, 2, a कितना हो जाएगा -1, और a प्लस डी कितना हो जाएगा -4। आप देख सकते हैं सेम नंबर्स आएंगे, हाँ ऑर्डर चेंज होगा पर नंबर सेम आएंगे। सही बात है, तो इस टाइप के सवाल कर सकते हो। अब इसमें 4 नंबर भी पूछ सकता है, तो मुझे लगता है हर बच्चा इसको कर पाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। बच्चों इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस ए एन, एन बाई टू ए प्लस ए एन। बस सीधा सा एक फॉर्मूला होता है कि निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कैसे निकाला जाता है? आप क्या कीजिए, एक बार टर्म को सीधा लिख दीजिए, एक बार उल्टा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, पर अपन बात करते हैं एस एन की, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला भी पता है, तो आप यहां से एस एन को लिख सकते हैं एन अपॉन टू, देखें ए एन का फॉर्मूला अपन को पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे आप इसमें रखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। और ऐसा अगर आपके पास बन जाएगा तो एस एन भी आपके पास निकल जाएगा। लिख लें, आप इसे लिख लें। अब बच्चों ऐसे समझिए, कभी आपके पास एस एन दे रखा है और आपको टी एन निकालना है, तो भाई टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है एस ऑफ एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या कीजिए, 1 से लेकर n तक में से 1 से लेकर n माइनस वन तक के हटा दोगे तो nth वाला ही बच जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस, इन सबका सम कितना हो जाए 148। आपको इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या Sn दे रखा है क्या इन सबका सम? तो आपको क्या क्या गिवन है? Sn इज इक्वल टू 148। सिमिलरली बच्चों आपको ए भी पता है 1 है, और डी भी आप निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 से। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब बच्चों मुझे ये बताओ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन टू ए प्लस एल। पर इसमें n पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं। तो Sn का एक और फॉर्मूला होता है क्या? Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने Sn का वैल्यू रख दिया 148। जैसे आप इसको 148 रखेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा? जल्दी से बताएं। 148 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, और साथ में 2a कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों डी कितना है इसका? 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 296 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? ये 5n स्क्वायर आ गया, और साथ में कितना आ गया? -3। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अपन को क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या आप इससे n निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के? है ना भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के n आ जाएगा। n क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं, n हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू आई n आ गया। अब n अगर आ गया, n अगर अपना आ गया यहां से, तो मुझे बताओ x क्या है? जो Tn होता है ना भाई, x किसके बराबर है? Tn, लास्ट टर्म। और ये क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब n रख देना, a और d पता है, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, क्लास 12 के बच्चे हो, है ना, 11th के नहीं है आप। चलें आगे। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एपी में पहली प्रॉपर्टी ये होती है, कोई भी रियल नंबर है a और b, है ना, द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। अब ध्यान से देखना, इसको अपन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मानिए आपके पास एपी है, ये एपी दे रखी है आपको कुछ भी, है ना भाई, T1 T2 से लेकर Tn, ये एपी दे रखी। ठीक है, पहली चीज तो क्या हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप हर एक टर्म को 2 से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी रिजल्टेंट भी एक एपी आती है। क्या बात करी है? अगर हर टर्म को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो करोगे तो सब जीरो, वो भी एपी है, पर जीरो से करोगे क्या मतलब आ रहा है? पर अगर हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी क्या आ जाएगा? एक एपी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 3 5 7 9 ऐसी एक एपी लिख दी। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन। अब देखो इसका डिफरेंस 4 4 4, हर एक का डिफरेंस सेम। अगर इसको डिवाइड करोगे तो भी एपी आएगा, प्लस करोगे तो भी एपी आएगा, और माइनस करोगे तो भी एपी। बस ये याद रखना, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर रहे हो ना, वो नंबर क्या होना चाहिए? सेम। वो नंबर अगर सेम है तो आंसर भाई क्या होगा? एपी ही आएगा। चलिए और बात करते हैं। अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में, जैसे Tn बराबर आपको दे दिया 2n प्लस 1, है ना, ये एक लीनियर है ना, और अगर लीनियर होती है तो ये भी हमेशा क्या आती है? एपी। हाँ, क्वाड्रेटिक हो गई तो फिर ये एपी नहीं आ सकती। अगला
अगर कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट एपी आती है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट से तो भी क्या आता है, एपी ही आता है। अब एपी आता है वो तो ठीक है, मानो मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस में डिफरेंस सेम रहता है। अगर आप मानो 10 से सब टर्म्स को बढ़ा दोगे तो भी कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, है ना, हाँ, पर आएगी एपी, आएगी एपी। अब भाई अगर 3 नंबर एपी में है तो भाई 2b बराबर कितना हो जाता है, a प्लस सी, मतलब जो साइड वाले नंबर्स का मीन होता है वो बीच वाले नंबर के बराबर होता है। तो आप यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, b के। इसे लिख लें, चले आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और अरिथमेटिक मीन की। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। अगर मानिए 3 नंबर्स हैं आपके पास, है ना भाई, a b और c, तो अपन क्या बोल देंगे, b अरिथमेटिक मीन होता है a और c का, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब वहीं पे मानिए मेरे पास n नंबर्स हैं, a1 a2 से लेकर an, है ना। अब मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो a1 प्लस a2 से लेकर an, और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, n से, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। इसे लिख लीजिए, चले। तो भाई अब बात करते हैं एपी के बाद जो एक और मस्त सीक्वेंस होती है वो होती है जीपी। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जीपी क्या होती है भाई, अगर हर टर्म को मैं किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो भाई अगली टर्म आ जाती है, और अगर अगली टर्म आ जाती है तो भाई उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आ गई। तो हर नंबर, हर टर्म को मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर से नेक्स्ट टर्म आ जाए तो उसे अपन क्या कह देंगे, जीपी। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, 1 2। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर कितना आ जाएगा, 8 16, है ना। नेक्स्ट टर्म कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। तो इस तरीके से जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं, जीपी। बच्चों अब देखो, अब इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होती, इसमें कॉमन रेशियो होता है आर, और आर निकालने का फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1। हाँ, पर कोई बच्चा बोले सर क्या मैं T3 अपॉन T2 से निकाल सकता हूं, तो उससे भी ये आ जाता है। तो भाई आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1। अब इसी में एक और होता है जनरल टर्म, यानी TR। कौन सा टर्म होता है, TR, nth टर्म, है ना, ये TN भी लिख सकते हो, TN लिख दीजिए, nth टर्म। और ये होता है A इंटू आर की पावर n-1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, A मल्टीप्लाई आर की पावर n-1। जैसे मुझे 6 टर्म निकालनी है तो n को 6 लिखा, तो A आर की पावर कितना हो जाएगा, 5। A तो फर्स्ट टर्म है तो भाई देखते ही पता चल जाएगा, और R कितना है इसके अंदर, 2। A और R रख दीजिए, T6 निकालना है, रखा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला सम ऑफ एन टर्म्स। बच्चों इन सबको अगर ऐड करते हैं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जो अपन देखते थे, a मल्टीप्लाई आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बस आप इतना सा याद कर लीजिए और कुछ भी मत याद कीजिए, आपका आंसर इससे भी आ जाएगा, है ना। इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो फिर ये आ जाता है। तो भाई एक कोई भी याद कर लीजिए आप, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। अब बच्चों अगर वही मैं बोलता हूं आर की मॉड ऑफ आर क्या होता है, 1 से कम हो, अगर हो तो भाई इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस आर। इसे लिख लें स्टार मार्क करके, a अपॉन 1 माइनस आर। पर ये तब निकाल सकते हैं जब मॉड ऑफ आर क्या हो, लेस देन 1। जैसे एक सवाल के तौर पे मैंने आपके लिए सवाल लिखा है 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन। ये एक जीपी है, मुझे इसमें सबसे पहले निकालना है a कितना है, तो आप बोलोगे सर 2। इसमें r कितना है, तो T2 अपॉन T1 कितना हो जाएगा, 1/2। r भी आ गया। अब भाई मुझे इसके अंदर Sn का फॉर्मूला बता दो, Sn का फॉर्मूला, तो भाई a अब कोई सा भी लगा सकते हो, या तो 1 माइनस आर की पावर n या फिर r की पावर n-1, है ना। अब देखो मैं ये वाला लगा देता हूं, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, कोई बच्चा चाहता है सर मैं तो r की पावर n-1 अपॉन r-1 करूं, तो भी उसका आंसर सही होगा। अब बच्चों इसके अंदर मुझे अगली चीज निकालनी है, ऐसे इनफाइनाइट, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है बच्चों, 2 अपॉन 1 माइनस 1/2। बच्चों ये ऊपर जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4। इस तरीके से आप सारी चीजें एपी के अंदर निकाल सकते। लिख लें इसे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलें आगे।
चलिए अब 10th टर्म बता दीजिए जीपी का। तो 10th टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ए देखा वो आ गया 7 और आर देखा T2 अपॉन T1। बच्चों क्या 14 अपॉन 7 यानी 2 आ गया क्या, है ना। अब ए और आर आ गया भाई, T10 का फॉर्मूला ATN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n माइनस 1। तो बच्चों T10 निकालना है, ए बता दीजिए, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 माइनस 1। बच्चों 10 माइनस 1 क्या 9 होता है क्या, 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9। अब आपको याद है तो बढ़िया, 2 की पावर 9 होता है बच्चों 512। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 512, ये हो जाएगा 84 और 35। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें। चलें आगे, आगे बात करते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ओके बच्चों देखो 16 8 4 ऐसे चलती जा रही है। तो ये पूछ रहा है भाई कितनी टर्म्स हैं, n बता दीजिए। अब मुझे बताइए क्या इसका लास्ट टर्म 1/16 है, तो भाई Tn इज इक्वल टू 1/16 और इसका फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n माइनस 1। बच्चों इस केस में a है आपके पास 16 और r कितना है 8 अपॉन 16 यानी 1/2। लगा दीजिए 1/16 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n माइनस 1। बच्चों 16 को इधर लाए, है ना, ध्यान से देखना ध्यान से देखना, 1/16 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई 16 मल्टीप्लाई 16। और बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, 16 होता है 2 की पावर 4, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 1/2 की पावर 4 का होल स्क्वायर। बच्चों 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8। अब बच्चों इन दोनों का बेस सेम है तो भाई पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, और इन दोनों की अगर पावर सेम होगी तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 8, तो n कितना आ जाएगा बच्चों 9। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। अब कई बच्चे होशियार है वो क्या करते हैं लिख ही लेते हैं, तो 9 टर्म वैसे भी आप निकाल के देख सकते हैं 1/16 आई, पर वो इसके लिए तो हो जाएगा, पर ज्यादा टर्म्स होगी तो क्या हो पाएगा क्या नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, अगर एबीसी जीपी में है, ध्यान से सुनना बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दी। अगर एबीसी बच्चों किसके अंदर है जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है साइड वालों के प्रोडक्ट के, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये निकालना बहुत आसान है। बताओ आर क्या होगा बी अपॉन ए, है ना, ये आर हो जाएगा। पर आर को तुम सी अपॉन बी भी लिख सकते थे, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया सी अपॉन बी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया ए सी। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। और जीपी में एक खासियत भी होती है बताए कि भाई अगर पहली और आखिरी का प्रोडक्ट किया, दूसरी और आखिरी से दूसरी का प्रोडक्ट किया, हमेशा सेम आता है। जैसे सर एक एग्जांपल हो जाए तो ध्यान से देखें, जैसे ये सीक्वेंस थी, ध्यान से देखना 16 है 8 है 4 है, ऐसे चलते चलते आखिरी क्या 1/16 थी, इससे पहले 1/8 होगी, इससे पहले 1/4, है ना, इस तरीके से थी। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 1, इन दोनों का 1। ऐसे हर एक पहली आखिरी, दूसरी आखिरी से दूसरी, तीसरी आखिरी से तीसरी, ऐसे हर एक का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, एक नहीं आएगा बराबर आएगा, है ना। चलें आगे, आगे चलें, अगली बात करते हैं। ध्यान से देखें, अगर 3 टर्म्स मुझे अज्यूम करनी है जो जीपी में है, तो ए अपॉन आर, ए और ए आर, क्योंकि इनका जब आप प्रोडक्ट करते हैं बच्चों ए क्यूब आ जाता है, और ए क्यूब आ गया तो आर तो गायब हो गया, ए का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। ऐसे 4 टर्म्स माननी है तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है। अगर हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी जीपी में रहता है, डिवाइड करोगे तो भी जीपी में रहता है, बस जो कॉमन रेशियो है ना वो भी उतने टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे मानो हर टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो भाई हाँ रिजल्टेंट भी जो सीक्वेंस है वो भी क्या होता है, एक सेकेंड वापिस से सुनना, अगर हर टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई रिजल्टेंट भी क्या होता है जीपी में रहता है, और कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कॉमन रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है उसका रीजन मैं बताऊं। देखो जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिखी 1 3 9 और 9 के बाद कितना आ गया 27 एंड सो ऑन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 18 54 एंड सो ऑन। इसका कॉमन रेशियो 3 है, इसका भी 3 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, कैंसिल होके वापस से सेम आर ही आ जाएगा। हाँ पर प्लस और माइनस करोगे तो नहीं होगा, वो फिर जीपी नहीं बचेगी, फिर वो जीपी ही नहीं बचेगी। ज्योमेट्रिक मीन की अब अपन बात करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर 3 नंबर है आपके पास ए बी और सी, तो भाई बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए सी, और बी को अगर निकालना है अंडर रूट कितना आ जाएगा ए सी, और बी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ऐसे अगर आपके पास n नंबर्स हैं,
है ना भाई, जैसे A1 A2 से लेकर AN तक। तो बच्चों इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 A2 से लेकर AN और पावर लगा दीजिए 1/n। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चले आगे, अगला फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दिस। अब निकालते कैसे, ज्योमेट्रिक मीन देख तो लिया, तो भाई ध्यान से देखें, ज्योमेट्रिक मीन निकालना बड़ा ही आसान है। इसको निकालने के लिए मानिए इन दोनों को आपने डिवाइड किया, तो बच्चों मुझे बताओ 4 और 64, इसके बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 3 मैंने मान लिया, वो थे A B और C, ये नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 4 होते 4 इंसर्ट कर देता। अब मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 5। तो भाई ये पांचवी टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। अब क्या तुम इसको जीपी मान के बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो? आपको पता है T5 किसके इक्वल है बच्चों, 64, और A का वैल्यू कितना है 4। क्या R निकाल सकते हो? Tn का फॉर्मूला बताइए, A R की पावर n-1, तो क्या 4 आ जाएगा क्या? तो बच्चों A का वैल्यू रखा तो 64 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई R की पावर 4। तो 64 को 4 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ गया R की पावर। तो यहां से R की दो वैल्यूज आएंगी, पहली R की वैल्यू हो जाएगी 4, नहीं 2 होगी, और दूसरी R की वैल्यू हो जाएगी -2। अब बच्चों R की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 2 है, यानी हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8, 16 और 32, इस तरह। माइनस से करोगे तो वो भी 2-3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। चलें आगे, इस तरीके से बिल्कुल आप कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो अगर आपको याद है, और ऑब्वियस सी बात है आप 11th पास करके आए हैं और 12th में अपन ने बहुत जगह इनका यूज किया है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है बच्चों n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर की। तो बच्चों ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। वहीं पे अगर मैं बात करूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर n क्यूब की, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। वहीं पे अगर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे, तो इनका सम देखो इसका डबल हो जाता है और कितना आ जाता है n इंटू एन प्लस 1। और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स यानी 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर। इसे लिख लीजिए। चलें आगे, चलें अगली बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन्स। इसका बस आपको सीधे सीधे ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, जो am होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है, gm। जैसे मानिए आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है a और b, तो am क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ab। ये इक्वल कब आता है, जब नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल। बस ये पता होना चाहिए। जैसे ये सवाल है, आपको प्रूव करना है, देखो पॉजिटिव नंबर्स है, आपको प्रूव करना है ये वैल्यू 3 से बड़ी है। तो भाई पहला नंबर आपके पास है a अपॉन बी, दूसरा नंबर है b अपॉन सी, और तीसरा नंबर है c अपॉन a। बच्चों इन तीनों का am अपन ने क्या पढ़ा है, am जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm। इन तीनों का am मतलब a अपॉन b, b अपॉन सी प्लस c अपॉन a डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट a अपॉन बी, b अपॉन सी एंड c अपॉन a, और इसकी होल पावर 1/3। तो यहां से भाई आपके पास आ जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या 3 से बड़ी। इसे लिख लीजिए। चलें आगे, अगला देखिए भाई आपके पास 19 टर्म्स हैं एपी की, है ना। अब मिक्स वाले कुछ सवाल अपन कर लेते हैं, और ये भी बोल रखा है कि भाई इनका सम ये है, आपको इनका सम निकालना है। बच्चों पहले तो ये बताओ, क्या ये समीशन का मतलब समझते हो, 1 पहले 1 रख दो, है ना। इसका मतलब ये होता है a1 प्लस a2 से लेकर a19, इसका मतलब ये होता है। अब अगर ये होता है तो भाई 19 टर्म्स का सम कितना होगा, s19, है ना। भाई ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, s19। क्या s19 का फॉर्मूला, sn का फॉर्मूला पता है, ये होता है 19 डिवाइड बाई 2 और साथ में 2a प्लस n कितना है बच्चों, 19, यानी 18 टाइम्स ऑफ d। 2 से डिवाइड किया तो 19 मल्टीप्लाई a प्लस 9d। अब बात आती है सर a प्लस 9d क्या होगा, तो यहां पे आ जाइए बच्चों, a1 कितना होता है a7 कितना होता है a प्लस 7d, ये हो जाएगा a प्लस 11d, और ये हो जाएगा a प्लस 18d, और ये वैल्यू 224 है। 1 2 3 4
4a प्लस 18 और 18 36d इज इक्वल टू 224। बच्चों क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं? तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a प्लस 9d। 4 से डिवाइड किया बच्चों, ये कितना आ गया? 56। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहां पे 56 रखिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। तो इस टाइप के आंसर जब भी हो, कभी हो सकता है तुम ए और डी नहीं निकाल सके, पर वो एक तरीके से निकलवा के दूसरे में पुट करवा के आंसर पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है। चलिए आगे, अगला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये टॉपिक क्या बोलता है। देखो, आपको एक सीधा सीधा जो फॉर्मूला इसमें यूज करना है। देखो, जो सवाल आएगा वो 1 या 2 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, तो वो ऐसे इतने बड़े सवाल नहीं देगा कि 2 ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, वो वाले सवाल बनने के चांसेस है भी नहीं 1 और 2 मिनट में। ठीक है, तो इसमें सवाल आने के चांसेस क्या है? या तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन सिखाएगा, क्योंकि 1 नंबर में तो यही सवाल पूछ सकता है, या फिर वो बोलेगा एक पोल है, उसको आपकी ट्रेन क्रॉस कर रही है, इतने टाइम कितना लग रहा है, वो सब चीजें इसमें पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस किसके बराबर होता है। डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड इनटू कितना हो जाता है? टाइम। मानिए आपकी स्पीड है 5 और 2 मिनट तक आप चला रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 10। अब यूनिट पे बहुत फर्क पड़ता है कि इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट क्या है, पर डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से टाइम को आप क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं, और स्पीड को क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस आपको एक चीज याद कर लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब बात आती है सर यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। मानिए आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करता मैं भाई, किलोमीटर तो यहां लिख दिया 18। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता है? 1000 होते हैं, है ना, 1000 होते हैं अपॉन बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600। याद है ना, ये आता कन्वर्जन 3600। ये इससे कैंसिल हुआ, 5 2 से बच्चों ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, और 18 से 18 काट के कितना लिख देंगे? 5 मीटर पर सेकंड। यानी 18 किलोमीटर पर आवर है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि x किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या कीजिए, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को इसको करना है तो 18 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, ऐसा। ठीक है, तो एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप आपसे याद हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है, ये ऐसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला बच्चों देखें भाई, अगर मानिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्पीड का रेशियो a/b है ना, तो भाई अब वो टाइम कितना टेकन लेंगे, अब उसकी बात करते हैं। मानिए स्पीड ये है, तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस वही ट्रेवल करनी है, तो भाई d/a हो जाएगा क्या, और इसमें क्या d/b हो जाएगा क्या। और अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना है तो दोनों का रेशियो d से d गया, यानी 1/a रेशियो 1/b। अब आप ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो बी रेशियो ए आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। मतलब क्या होता है, जितना टाइम ले रहा है ना, उतनी स्पीड क्या है उसकी ज्यादा, मतलब ज्यादा स्पीड हुई तो टाइम कम लेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आप समझ सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, अब ये बहुत प्यारी चीज बोली है इसने, देखना। अगर वो सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से करता है, और उतने ही डिस्टेंस, मानो 2 किलोमीटर वो चल गया 3 की स्पीड से, और आगे के 2 किलोमीटर वो चल गया 5 की स्पीड से, तो भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। और जैसे ही करेंगे 2xy अपॉन ये, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लें आप इसे। मानिए ये 3 है, ये 5 है, तो भाई बता दीजिए क्या आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। चलिए, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो भाई देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन अपन ने कर लिया। टोटल डिस्टेंस जितना भी वो ट्रेवल किया है और जितना भी टाइम उसने लिया है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। भाई गिवन होगा कि भाई 5 किलोमीटर 1 घंटे में चला, अगले 5 किलोमीटर 2 घंटे में चला, ऐसे। तो भाई 5 + 5 अपॉन 1 + 2, इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं।
चलिए एक सवाल आपके सामने ये रहा, एक आदमी है जो पहले 50 किलोमीटर इस स्पीड पे चलता है, अगले 40 किलोमीटर इस स्पीड पे और अगले 90 किलोमीटर इस स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालें। तो भाई टोटल डिस्टेंस बताइए कितनी चली है वो। तो भाई आप यहां पे देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, तो वो चला है भाई 50 प्लस 40 प्लस 90, यानी कितना हो गया 180। अब टोटल टाइम कितना है, तो भाई स्पीड दे रखी पर टाइम तो नहीं है, तो अपन को पता है टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से T1 आप निकाल सकते हैं 50 अपॉन 25, यानी कितना आ जाएगा 2 आवर्स। सिमिलरली T2 हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी 2 आवर्स। और T3 आपके पास हो जाएगा 90 अपॉन 15, यानी 6 आवर, यानी टोटल 10 घंटे लग गए और 180 किलोमीटर चला है। तो भाई एवरेज स्पीड इज 180 डिवाइड बाय 10, यानी आंसर हो जाएगा 18 क्या होगा किलोमीटर पर आवर। लिख लीजिए, इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। द स्पीड, ये अब इसको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो 30.6 मल्टीप्लाई 5 बाय कितना आ जाएगा 18। बच्चों ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। देखिए भाई 5 दूनी कितना होता है 10, है ना, 5 दूनी 10 हो गया। 6 से बच्चों ये 6 12 6 3 18, और 6 से कितना आ गया 52। 2 से बच्चों ये कितना आ गया 26। आ गया क्या, देख लें, सही बात है ना भाई, ये सही किया अपन ने, 6 पंजे 51 आएगा, 51 आएगा, है ना, ठीक है ना भाई। 6 से काटा तो यहां पे कितना आ गया 51, और यहां कितना बच गया 2। अब 3 से ये कितना आ गया 17, और इससे डिवाइड किया तो 8.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक आदमी है जो बाइसिकल कवर करता है 150 मीटर इसमें, तो स्पीड किलोमीटर पर, तो पहले तो आप इसकी स्पीड निकाल लीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो भाई 150 डिवाइड बाय 25 मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। बच्चों इस 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम्स, है ना। अब बच्चों इसको किलोमीटर पर आवर में, तो देखो अब ये सोचो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है, x किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर करना है तो 5/18 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मीटर पर सेकेंड से ये करते हैं तो x आ जाएगा ना, इसको इधर लाओगे तो 18/5 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, मेरे को लगता है 21.6। आप आंसर बता दो, कर लोगे, है ना। कैसे किया पता है मुझे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, नीचे 10 आ गया और ऊपर कितना आ गया 2 1 और डिवाइड मारा, आंसर। चले आगे, सही किया ना ये, हाँ। चलिए आगे, एक बस है जो इतने डिस्टेंस कवर करती है, तो स्पीड क्या होगी, तो भाई डायरेक्ट डिवाइड मारो, डायरेक्ट डिवाइड मारो, आपका आंसर मुझे लगता है आपके पास आ जाएगा। हाँ भाई कितना आ रहा है, क्या 68 आ रहा है क्या, हाँ 68 इंटू 43 कितना होता है, यही होता है, ठीक है। चले आगे, अगला। अब ये मस्त चीज इसने बोली है, देखें भाई एक स्पीड दे रखी है आपको, है ना, क्या बोल रखी है 5 9 और 4 के रेशियो में। अब ये स्पीड नहीं है, ये रेशियो है उनका। द स्पीड ऑफ बस इज दिस, तो एवरेज स्पीड ऑफ कार, और ये कितनी होगी। देखो भाई मैंने क्या मान लिया कि भाई स्पीड ऑफ कार, इसको मान लिया 5x से, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी, और स्पीड ऑफ बस ये कितनी हो जाएगी 4x। अब बच्चों मुझे बताओ कि आपको बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ कार दिस दिस इज दिस, ठीक है ना। द एवरेज स्पीड, इन तीनों की जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड मतलब कैसे निकालोगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3, है ना। तो भाई एवरेज स्पीड यानी 5x प्लस 9x प्लस 4x डिवाइड बाय 3। बच्चों ये किसके बराबर दे रखी है 72, तो भाई कितना आ गया 12 और 16, 16x इज इक्वल टू, इधर ले गए तो 72 इंटू 3, बच्चों 16 है
सही कह रहे हैं, 18 होगा ना, 18 4 72 होता है, तो x कितना आ गया 12, x कितना आ गया 12। अब अपन को एवरेज स्पीड किसकी निकालनी है, कार और ट्रेन की, तो भाई इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 5x प्लस 9x डिवाइड बाई 2 यानी 7x आ जाएगा क्या, और x अगर 12 है तो आंसर क्या है 84 आ जाएगा क्या। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, है ना भाई। जिनकी भी एवरेज निकालनी है प्लस करके डिवाइड बाय, वो अर्थमेटिक मीन पड़ा है, सेम वैसे ही। चले आगे, अगला एक कार है जो ट्रेवल करता है 65 किलोमीटर पर आवर से और रीचेज डेस्टिनेशन 8 घंटे में। ओके, तो भाई मुझे ये बताओ, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या तुम D1 निकाल सकते हो। 65 देखो बिल्कुल सही है, इंटू 8, ये किलोमीटर्स में आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों कार भी है, D2 की बात करते हैं, वो 70 चल रहा है पर वो 4 घंटे में ही पहुंच गया, है ना, तो ये किलोमीटर में हो गया। आपको क्या बताना है, रेशियो ए और बी का। तो भाई ए वाला कितने कार चला रहा है 65 इंटू 8, और बी वाला कितना चला रहा है 70 इंटू 4। देखो भाई 4 से ये 2 टाइम्स हो गए, तो यह आ जाएगा 130 डिवाइड बाय 70, कैंसिल होके 13:7 आ जाएगा क्या। इस तरीके के सवाल 1 मिनट या 2 मिनट मिलेंगे, क्या कर पाओगे। चले आगे, अगला स्पीड ऑफ 3 कार्स ये है। अब उनके टाइम टेकन की स्पीड क्या होगी, तो तुम खुद सोचो। अब लॉजिक मैंने कुछ याद किया ही नहीं है, मैंने क्या किया, मान लिया कि अगर स्पीड ये है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई इसका टाइम कितना लगेगा d/2, इसका टाइम कितना लगेगा d/3, और इसका टाइम कितना लगेगा d/4। अब बच्चों d तो कैंसिल कर दिया, अब ये आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, है ना। अब देखो ये इंटीजर्स में लाना है, तो मैंने क्या किया, 4 3 कितना होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो भाई पूरे को अगर तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो सेम रहता है, 6:4 रेशियो कितना आ जाएगा 3। क्या इसका कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं। अगला, पीटर कैन कवर अ डिस्टेंस इन दिस टाइम बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 एंड रेस्ट बाय दिस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। अब वो टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये ना कितना 84 मिनट। इसको आवर्स में आप कंप्लीट डिवाइड बाय 60 करके निकाल सकते हैं, 84 डिवाइड बाय 60 आवर्स, ठीक है। अब ये 2/3 करता है इससे, तो भाई 2/3 ऑफ x किलोमीटर 4 से चला रहा है, प्लस रेस्ट जो है यानी x/3 जो है वो 5 से चला रहा है। और ये टोटल समझ रहे क्या किया भाई, डिस्टेंस ये चलाई और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे एक सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। मैं टोटल टाइम निकाल दूं, तो भाई अब मुझे ये बताओ 2/3 डिस्टेंस जो है यानी इसकी 2/3 डिस्टेंस 2/3x है ना, वो किस स्पीड से चला रहा है 4 से, प्लस जो x/3 डिस्टेंस है वो किससे चला रहा है, वो 5 से, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 84/60 ऐसा लग रहा है क्या, है ना। तो भाई देखें भाई यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये से 2 टाइम्स, तो x/6 प्लस x/15 और ये किसके इक्वल आ गया 84/60। बच्चों इसका एलसीएम 60 ले सकते हो क्या, तो यहां आ जाएगा 10x प्लस 4x, और ये किसके इक्वल है 84/60। ये 60 से 60 गया, तो 14x इज इक्वल टू 84, तो x क्या 7 आ जाएगा क्या, और इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। अब अगर x 7 आ गया तो 7 किलोमीटर है, सारी बात। चले आगे, अगला 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। अब वो क्रॉस करना चाहती है एक ब्रिज को जो 800 मीटर का है। ध्यान से देखना, ये आपके पास ब्रिज है, यहां से ट्रेन चालू हुई, ट्रेन की लेंथ कितनी है 400, ट्रेन की लेंथ कितनी है 400। अब जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है ना, ये चल रही है। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो देखो भाई, ये जो है 800 तो किया, पर बच्चों क्या जब ये बोल रहा है इट क्रॉसेस द ब्रिज, तो ब्रिज कब क्रॉस करेगी, जब इसका लास्ट वाला पॉइंट भी इसको क्रॉस कर जाएगा।
तो देखो ये तो उसको इस वाले पॉइंट को तो 800 चलना पड़ेगा और इस वाले पॉइंट को ये 400 भी चलना पड़ेगा, यानी टोटल डिस्टेंस क्या 1200 हो गई क्या? अब 1200 हो गई है ना, और स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या ये मीटर में है? क्या इसको तुम किलोमीटर में चेंज कर सकते हो क्या? है ना, पर तुम्हें देखो यहां पे मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लो, है ना, क्योंकि आंसर सेकंड्स में दे रखा है, ये मीटर में है। अब 60 स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। बहुत ही बढ़िया, 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो 1200 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर कितना आ जाएगा 18 और इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। बच्चों ये इससे कितने टाइम्स गया? 300 है ना, तो 4 बार 18 4 72 सेकेंड। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते। मुश्किल है सवाल, आसानी से हो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, विच इज टाइम एंड वर्क। देखें अब बच्चों टाइम और वर्क में आप बचपन में करते थे, याद है कि जैसे 10 लोगों को किसी काम को करने में 1 दिन लगाए तो एक आदमी को कितना लगेगा? 10 दिन। समझो, तो मतलब बेसिकली क्या करना है, पहले आपको पूरा वर्क देखना है कि कितना वर्क हुआ है और फिर एक आदमी जो है वो कितने टाइम में ये कर पाएगा, ऐसे आप बिल्कुल इसको कर सकते थे। चलिए अब यही बात करते हैं अपन, ध्यान से देखिए, अपन बात करते हैं कि इसके सवाल कैसे बनेंगे। तो उसके लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक है इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे ये समझिए कोई काम का आप कर रहे हैं, जितने आदमी बढ़ाएंगे तो क्या उतना कम टाइम लगेगा क्या? तो ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि आदमी बढ़ाने से टाइम को क्या हो रहा है, कमी हो रही है। चलिए अब ऐसे समझिए, मानिए टाइम वही फिक्स है, अब 20 लोगों की जगह आपने 100 लोग लगा दिए तो काम क्या और ज्यादा हो जाएगा क्या? बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन। ठीक है, जैसे यूं समझिए एरिया है, सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते हैं क्या क्या इसका एरिया बढ़ता जाता है क्या? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आपसे एक्स वाई का वैल्यू 1 है तो वाई कितना आ जाएगा? 1/x है ना, तो एक्स को बढ़ाइए तो वाई क्या हो जाएगा? कम। ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें भाई वर्क क्या है, जितना क्या अब वो सब मिलके कर रहे हैं उसे अपन वर्क कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क अपन देख चुके हैं और वर्क बहुत सारी यूनिट्स में आप नाप सकते हैं, जैसे कितने लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, है ना, घंटे काम कर रहे हैं, इस हिसाब से आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब ये समझिएगा, अगर ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज, है ना, अब देखिए कोई काम करना है, ए को लग रहा है एक्स डेज, है ना, भाई यहां लिख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए को लग रहा है एक्स डेज और बी को कितना लग रहा है वाई डेज, है ना, यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, इतने इतने दिन लग रहे हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वाइल वर्किंग अलोन, अगर अकेले अकेले वो काम करते हैं तो ठीक है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो भाई उसको टाइम लगेगा, उसको लगेगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/x प्लस 1/x। अब इसका रीजन है, ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए। देखो सुनना, एक आदमी को एक्स डे लग रहे हैं तो अगर एक आदमी को एक्स डे लग रहे हैं, ध्यान से देखना, और बी वाले को कितने लग रहे हैं 1, तो अब एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा 1/x प्लस 1/x, और अगर 1/x प्लस 1/y, इसका एलसीएम लेना जरा, क्या ये एक्स वाई अपॉन एक्स वाई आ गया, है ना, और नीचे कितना आ गया एक्स वाई। अब टाइम टेकन निकालना है तो ये एक दिन का काम है, तो टोटल अगर 1 काम करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इससे। समझ रहे, है ना भाई, वो होता है ना यूनिट, 4 लोग मिलकर एक दिन में करना है तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/4 हो जाता है। इस तरीके से ये चीज आपको बिल्कुल देखनी है। ठीक है, चलिए बस आपका काम हो जाएगा। अब अगर ए बी सी एक्स वाई जेड में कर रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, ए को कितना टाइम लग रहा है एक्स, तो 1/x, बी को कितना लग रहा है वाई, तो 1/y, और सी को 1/z, ऐसे 2 थे तो 1/x प्लस 1/y, 3 थे तो 4 हो तो 1/2, ऐसे आप बिल्कुल इसको कर। चलिए अब इसके सवाल भाई एबीसी जो है ना, वो काम कितने दिन में निपटा रहे हैं? 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में ये निपटा रहे हैं। बी को 18 लग रहे हैं, अब लोन को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ध्यान से सुनना, आप यही काम करेंगे क्या?
यही काम करेंगे क्या कि सर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या क्या था भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। अब यहाँ पे 1 नहीं है, 4 दिन लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ए को कितना दिन लग रहा है 9, तो 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 18 प्लस इसको मैंने मान लिया सी को लग रहे होंगे z, सी को कितना लग रहा होगा z। अब यहां से z निकालना है, तो भाई अपन क्या करते हैं 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन z, ये किसके ऊपर आ जाएगा 1/4 के बराबर। इन दोनों का एलसीएम 18 आ गया बच्चों, ये देखिए 9 2 और यहां पे 3 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1/4। तो भाई इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/z इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। तो भाई 1/z कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12 और ऊपर आ गया 3 - 2, तो z का वैल्यू कितना आ गया 12। मतलब z को कितना दिन लगेगा 12 डेज। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला, ए और बी को 15 और 20 दिन लग रहे हैं, है ना। अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहे हैं और बी को अलोन 20 लग रहे हैं, तो ए को कितना लगेगा। अब ये मुझे लगता है तुम लोग एक ही बार में सोच पा रहे हो कि सर 20 दिन टोटल लग रहे हैं और 1 अपॉन 1/x प्लस कितना आ जाएगा 1/y। इसको इधर ले आओ 1/x प्लस 1/y, क्या ये 1/20 आ जाएगा क्या। और देखो बी को 20 लग रहे हैं तो यहां पे 15 ही लग रहे हैं क्या, ये 15 लगा दो यार, 15 लगा दो इसको, है ना। यहां पे 15 लग गया और इसको कितना लग रहा है 20, तो यहां से 1/x इज इक्वल टू भाई इन दोनों का एलसीएम क्या 30 हो जाएगा क्या, और 15 दूनी 30 नहीं 60 होगा, ठीक है। 15 चौक 60 माइनस 3, तो शायद आप बोलोगे सर x कितना आ जाएगा 60, तो x को कितना टाइम लगेगा 60 डेज। इस तरीके से बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर आप निकाल। ए को 4 दिन लग रहे हैं, बी 5, सी 10। टाइम टेकन बाय, अगर साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब मुझे लगता है ये हर बच्चा कर पाएगा क्या। हाँ, क्या करना है, टाइम निकालना है, तो भाई ए का बताइए 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4। लगता है सब बच्चे इसका एलसीएम बता देंगे, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। हाँ भाई 20 आ रहा है, तो 5 + 4 प्लस कितना आ गया 2, भाई ऊपर गया 20 बटा कितना आ गया 9 और 2 11, इतना टाइम इनको लग जाएगा, ठीक है। और थोड़ा दिमाग तुम भी लगा सकते हो। अब देखो तो 4 दिन लग रहे हैं, तो अगर वो बी के साथ मिलेगा तो 4 से तो कम ही लगेंगे, ऐसे कम होते जाएंगे दिन, ठीक है। जितने लोग बढ़ते जाएंगे दिन कम होते जाएंगे। आगे बात करते हैं, एक सर्टेन जॉब है 12 दिन में होते हैं, बी जो है 60% मोर एफिशिएंट, तो बी कितने टाइम में कर देगा। अच्छा ए को 12 दिन लग रहे हैं, चलो मुझे ये बताओ। अब यहां पे सुनना ए को 12 दिन लग रहे हैं और बी 60% एफिशिएंट है, तो उसको दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कम लगेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कम ही लगेंगे, ये तो समझ लो। अगर ज्यादा काम करेगा तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया, अगर इसको 12 दिन लग रहे हैं, है ना। अब यूं समझो अगर 100% एफिशिएंट होता तो भाई 100% एफिशिएंट होता तो शायद इससे डबल काम करता, तो 6 दिन ही लगते। अब क्योंकि सिर्फ 60% एफिशिएंट है, तो आप क्या करेंगे इस 12 को डिवाइड कर दीजिए। अगर देखो 100% होता ना तो 100 + 100 यानी 200%, यानी 2 से डिवाइड करते। अब क्योंकि 60% है तो आप 1.6 से क्या कर दीजिए इसको डिवाइड, इससे इसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो भाई यहां से आप बोल देंगे सर 120 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 16। 4 से भाई ये 30 आ गया और 4 से कितना आ गया 4, यानी 7.5 डेज आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या, है ना। अब ये 60% मोर एफिशिएंट हो गया। अब ए बी कैन कंप्लीट अलोन, मुझे लगता है बता दिया आप लोगों ने, समझ कैसे अपन ने इसको किया है, ठीक है। चलिए अगला, एक मशीन है 3 आइटम बनाती है 5 मिनट में, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, अरे गजब, अरे 5 से डिवाइड कर दो 3/5 आइटम्स, ये तो आसान हो गया। अब ये रहा और लिखो 8 लो या 12 लड़के लो, ये दोनों मिलके ना, दोनों नहीं, या तो 8 आदमी 25 दिन में काम करते हैं या 12 लड़के 25 दिन में काम करते हैं। अगर 6 आदमी और 11 लड़के मिल जाते हैं तो वो कितने दिन में काम करेंगे। तो देखें भाई, देखना मैंने क्या बोला, 8 मैन है और 25 दिन में काम करते हैं, या फिर 12 लड़के 25 दिन में काम करें, क्या ये बराबर आएगा क्या, बोलो भाई, क्या ये बराबर आ जाएगा, आएगा, सही है। अब देखो 25 से 25 काटा और यहां पे आपने
2 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया, यानी 2 आदमियों का काम बराबर 3 लड़कों का काम। सही बात है क्या? 6 आदमी, 6 मैन प्लस 11 बॉयज। अब मैंने क्या किया, सुनना, यहां पे थोड़ी कलाकारी करी। मैंने 2 मैन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मैन हो गए, यानी 9 बॉय, यानी 6 आदमी काम करे या 9 लड़के काम करे, सेम चीज है क्या? अब इस 6 की जगह 9 लिख दिया, 9 प्लस 11 क्या 20 बॉय हो जाएंगे क्या? यानी ये कितने लोगों का काम करने की बात कर रहा है? 20 लड़कों का। अब सुनना, 12 लड़कों को 25 दिन लग रहे हैं, तो 20 लड़कों को 25 से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ज्यादा लोग, तो अब कैसे निकालोगे वो, है ना? तो भाई देखें भाई, आप क्या बोलेंगे, सर 20 बॉयज को कितना टाइम लगेगा उसकी अपन बात करें तो 25 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 20 है ना? तो ये कितना आ गया भाई, देखें ये 300 आ गया क्या, 300 बटा 20, और ये कितना हो जाएगा 15 डेज। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 25 दिन लग रहे थे तो इससे कम ही लगते, तो कितने दिन लग रहे हैं इसको, 15 डेज। ठीक है, 15 डेज इसका आंसर। बस अब ये थोड़ी सी तुम्हें आईक्यू बेस जिन पे तुम्हें बिल्कुल दिमाग लगाना है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये अपन 9 10 लाइंस और एंगल्स में मैंने बात करी, देखें, देख पा रहे हैं? होंगे सेम। अच्छा, एक और चीज है, हम कितना होगा 180 डिग्री, एक लाइन है, अगर अगर आप डिग्री इस तरीके से आप बिल्कुल लाइंस और एंगल्स की बातें यहां पे, क्या ये बात सबको समझ में आई? है ना? क्या बोलता है कि भाई एक एंगल है, वो बोलता है 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझते हो, जैसे मानो कोई एंगल है 30, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 60, मतलब उनका सम कितना होता है 90। तो मैंने इस एंगल को मान लिया x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखें भाई, क्या बात क्या कर रहा है वो देखते हैं। 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 लेस देन, 12 लेस देन, तो भाई प्लस 12 कर दिया, इज ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस, है ना? अंग्रेजी है ये भाई, अंग्रेजी लिख दी अपन ने सीधे सीधे। अब देखें भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, है ना भाई? अब क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, 180 प्लस 12 इज इक्वल टू 4x, तो x कितना आ जाएगा 45 प्लस 3, तो x कितना हो जाएगा 48 डिग्री। ऐसा देख लो भाई, सही है, 180 आएगा, और 90 और 45 और 3 48 डिग्री। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। चलें आगे, आगे चलें, अब इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। अब पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ाई है, जैसे अगर 3 साइड है किसी पॉलीगन की, वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल की खास बात होती है कि अगर मैं बोल रहा हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन सी होता है। 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। और अगर इसको एंगल ए बोल देते हैं, है ना भाई, वैसे तो इसको सी बोलेंगे, इसको एंगल बी बोलेंगे, है ना, और इसको क्या बोल देंगे, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बच्चों ये किसके इक्वल आता है 180 डिग्री। ये बात हो गई ट्रायंगल की। अच्छा, इसका एरिया भी तुम निकाल सकते हो क्या? इसका एरिया याद है ना भाई, कैसे निकालते थे? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, लिख लिया, ये ट्रायंगल की बात हो गई। अच्छा, वहीं पे अगर मैं 4 साइड वाली बात करता हूं, जैसे स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, ऐसे वालों की, है ना? सुनना भाई, यहां ध्यान से सुनना, यहां बहुत बच्चों को डाउट रहता है। देखो, एक तो जनरल जनरल
सम ऑफ एंगल्स का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। कोई एन एन -2 × 180 डिग्री कितना हो जाता है? n-2 × कि भाई रखते हैं। अब दो फिगर्स जो है वो कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। कॉन्करेंट अब यहां पे एक थ्योरम आपके सामने है। सर अगर मैं एडी निकालूं अपॉन डीबी निकालूं, मतलब एडी अपॉन डीबी जो है
है ना भाई, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए अपॉन ई सी। सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब ये समझिए, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का जो रेशियो है ना बच्चों, वो साइड की रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। और ये दोनों सिमिलर है। और ठीक है, ये सिमिलर के केस में होता है। अब ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अब देखें ए बी जो है ना भाई, जो ए बी है, ए बी जो है वो इससे पैरेलल है ना, एक ट्रेपीजियम हो गया आपके पास। करो, एक ऐसी लाइन खींच दो जो इसके क्या हो, पैरेलल। अब वही वही थ्योरम ना जाएगी, जो 2/5 है, 2/5 बराबर आ जाएगा x-2/2x+5। तो भाई देखिए यहां से आ जाएगा 4x+10 इज इक्वल टू 5x-10। तो इधर लाए भाई 20 इज इक्वल टू कितना, इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। आगे चलें, अगला अगला देखें भाई, आपको QRS ये बताना है, ये वाला। अब देखो इसके लिए क्या इसको तुम ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो क्या, ऐसा अपन ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, है ना। अब देखना भाई, इसको एक्सटेंड किया, ये इसी लाइन को सीधा। अब कितने प्यार से अपन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये लाइन है, अगर ये 110 है, क्या मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो, क्या 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। अब अगर अगर और अपन आगे चलें तो देखो, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, और अगर ये एंगल 130 है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब बच्चों ये 130 है, ये वाला एंगल बता सकते हो क्या, 180 माइनस 130 यानी कितना आ जाएगा, 50। अब बच्चों मुझे ये बताओ, 70 प्लस एंगल आर प्लस 50, क्या ये ट्राइंगल के एंगल है, तो 180 आ जाएगा। और 70 50 120 होता है, 180 में से 120 गया, आंसर कितना, 60 आ जाएगा। क्या इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं, लिख लो इसे। चलें आगे, अब एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताना है। अब देखो इसके अंदर मुझे ये बताओ, 8 12 और 18 है ना, सुनना, और ये और ये। अब देखो मैं दो ट्राइंगल्स बना रहा हूं आपके सामने, पहला ट्राइंगल ये रहा, 8 12 और 18, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया, है ना, सुनना। और दूसरा ट्राइंगल मैंने बना दिया, दूसरा ट्राइंगल है ना, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये, तो इसको सी बोल दिया और यहां पे 12 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 12 के बाद 18 और ये 27, ठीक है। अब देखना भाई, ये 18 किस किस के बीच में है, इसको हटाओ, सी हटाओ, फिर 18 किस किस के बीच में, पहले तो 12 डी और सी के बीच में, और ये बी। अब देख लो, अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर अगर मैं इस वाले को 2 से डिवाइड कर दूं, 4 हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 6 और 9, और इस वाले को 3 से डिवाइड किया, 4 9 और 6, देख पा रहे हो, 3 से डिवाइड किया तो 4 6 और 9। इसका मतलब इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, साइड प्रोपोर्शनल का मतलब 8/12 12/18 और 18/27, ये सब 2/3 आएंगे। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई देखो एंगल सी कौन सा था, एक्स, है ना, एंगल सी क्या था, एक्स। इसका मतलब समझ लो कि भाई जो एंगल सी था वो एक्स हो गया, ठीक है। और यहां पे एंगल डी कितना है, वाई प्लस ए, है ना, ये वाई, एंगल डी कितना है, एडीबी में एंगल वाई, तो एक्स बराबर कितना हो गया, वाई, है ना भाई। एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि साइड अगर सिमिलर ट्राइंगल के केस में, है ना भाई, ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। और अगर एंगल्स बराबर कर दोगे तो इससे मुझे लगता है अब आगे की चीजें भी हो जाएगी, जैसे जैसे अब इसमें ये ए है क्या, है ना, इसमें ये ए है और इसमें जेड है, तो ए बराबर कितना हो गया, जेड। और ऐसे सारे ऑप्शंस तुम मैच कर सकते हो, ठीक है। तो बता सकते हो कौन सा बराबर होगा, ठीक है। चले आगे,
तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला कि भाई अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम करते हैं वो 360 डिग्री आता है। और जो डायगनल है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो भाई डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है वो उसको, जैसे कोई पैरेललोग्राम आपने बना दिया है ना, अब ये डायगनल आपने खींचा, तो भाई ये और ये दोनों का एरिया क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। और अपन ये भी बोल सकते हैं पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। जो डायगनल होते हैं ना वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाते हैं, डायगनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाते हैं पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है। अगला, द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया। ईच ऑफ द फोर एंगल, अच्छा रेक्टेंगल के केस में क्या 90 डिग्री होते हैं क्या, सारे के सारे, ठीक है। और रोम्बस के केस में सारी साइड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्वायर के केस में सब 90 होते हैं और सबकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। और डायगनल जो होते हैं ना वो रेक्टेंगल के केस में सेम होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं वो भी निकाल सकते हो, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये है। अब बच्चों ये वाली तो लेंथ हो गई, ये बी हो गया, ये एल हो गया और ये बी हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से अंडर रूट कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। भाई जो डायगनल है रोम्बस के केस में वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। डायगनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है ना, वो स्क्वायर। अगला, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगुलर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया उसका ट्वाइस हो जाता है। अगर सेम बेस है पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का, है ना, तो भाई अपन क्या बोल देंगे, अगर सेम बेस या इक्वल बेस की बात कर रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, डबल। भाई दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे पैरेललोग्राम को, नहीं तो वो है ना आधा आधा हो जाता है ना डायगोनल से काटने पे। अगला, क्वाड्रिलेटरल जो है, अब उसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए उसके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। पेयर ऑफ अपोजिट साइड एस वेल एस वो पैरेलल भी होनी चाहिए, ठीक है। और डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करने चाहिए। ये चार कंडीशन बन रही है तो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। जैसे ये रहा। अब आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स। पैरेललोग्राम है तो भाई ध्यान से देखें, अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 होगा। तो भाई अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये 80 हो गया। अब बच्चों ये 150 है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30। अब मुझे एक्स निकालना है तो एक्स प्लस इन दोनों का सम 110, ये कितना होगा 180। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 70। इस टाइप के सवाल अगर आएंगे क्या कर पाओगे, बस ये पता होना चाहिए अपोजिट साइड सारे इक्वल, अपोजिट एंगल सारे इक्वल, है ना। है बहुत आसान चीज है पर पता होनी चाहिए। तो भाई आपके लिए सारी कंडीशंस मैंने एक साथ लिख दी है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की बस ये आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार एंगल आपको पता है, ठीक है। आपको पहले तो बताओ इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, है ना भाई 360 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 7x बाई 2 प्लस 5x बाई 2, बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, 360। तो x प्लस 2x कितना आ गया, 3x, और 7 5 12, तो 6x इज इक्वल टू 360। तो 9x कितना आ गया बच्चों, 360। तो x कितना आ गया, 40। अब मुझे ये बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये, और सबसे स्मॉलर कौन है, ये। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस 7x बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या ये 5x बाई 2 आ जाएगा क्या, और x को अगर 40 रखा तो क्या 100 डिग्री तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा सवाल क्या कर पाओगे, 9 10 8 क्लास में करते थे, और ऐसा ही सवाल आएगा 1 2 मिनट में तो और क्या पूछ लेगा। अब भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ निकालना है तो एरिया को b से डिवाइड मार दो। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और हाफ टाइम्स ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। क्यों बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की तो ये a है, ये a है, और अगर ये डायगोनल है ये 90 डिग्री, ये √2a हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगर चार वॉल्स है एरिया, तो भाई 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, h। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। ये जैसे ये बेस हो गया, ये हाइट, ठीक है, इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, है ना। √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, साइड का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। ये आपने अब तो पढ़ रखा है, 9th क्लास में नहीं किया था पर अभी कर रखा है। अगर मानिए ये एक ट्राइंगल है, ये ए साइड है, ये बी साइड है और एंगल थीटा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर थीटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए और बी बराबर हो गए और थीटा 60 डिग्री हो गया,
तो इसमें रख दो ए और बी बराबर, है ना, वो कहाँ गया, तो ए और बी बराबर कर दिया इसके अंदर, और थीटा को 60, तो √3/2, तो √3/4 हो गया, और ए और बी बराबर है तो साइड का होल स्क्वायर। ऐसे ही आंसर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और वहीं ट्रेपीजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2πr। किसी भी आर्क का लेंथ निकालना है तो क्या करिए, 2πr/360 इंटू थीटा, थीटा जैसे 90 रख दिया, 90 तो एक क्वार्टर हो गया, तो πr/4 हो जाता है ना, πr/ कितना हो जाता है, पूरे का 2πr है, तो आधे का πr और इसका πr/4। सही है। चले आगे, आगे है एरिया ऑफ सेक्टर हाफ, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। सेमी सर्कल का πr²/2, थीटा 180 रखा, सेमी सर्कल आ जाएगा। सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का आधे का πr होता है, और उसका पेरीमीटर देख लो, ये गलती करता है बच्चा, सेमी सर्कल है तो इसमें ये 2r भी आ जाता है ना, ये गलती होती है बच्चों से, ये आपको नहीं करना। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उस जिसकी लेंथ और ब्रेथ पता है। अब तुम खुद दिमाग लगाना इसमें, ये 100 है, ये 50 है भाई। अब दो ऐसे पॉइंट बताओ जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मुझे लगता है आप बोलोगे सर ये डायगोनल वाले, इसके अलावा अब देखो इसको ऊपर लाओगे तो ये लेंथ कम होती जाएगी, ये लेंथ मैक्सिमम कब रहेगी, जब डायगोनल पे रहेगी। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे, इस लेंथ को मैंने x बोल दिया, तो अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चों। देखो 50 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बच गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। बच्चों अब रूट लगा दो तो x बराबर हो जाएगा 50 इंटू अंडर रूट, ये वैल्यू क्या 5 है क्या, 50√5 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा 50√5 मीटर। चले आगे, अगला एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ l है और विड्थ इज 1/2, मतलब हाफ ऑफ लेंथ है, तो एरिया कितना होगा भाई, एरिया क्या l इंटू बी होता है, और b अगर 1/2 l है तो ये l इंटू l/2 यानी l² क्या आ गया 2। चले आगे, अगला द लार्जेस्ट साइज ऑफ द बैम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर। अब ये तुम खुद दिमाग लगाना भाई, मैंने रेक्टेंगल वाला करवा दिया तुम्हें, अब स्क्वायर में ये 100 है, ये 100 है। अब लार्जेस्ट जो बम्बू है वो कौन से में आ सकता है, ये आएगा डायगोनल वाला। इसका आंसर क्या, देखो इसका स्क्वायर, ये इसका √2 आ जाएगा क्या, अगर ये a है ये a है तो ये a√2 होता है, तो 100√2 इसका आंसर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओहो रुको 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 रुको, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, अरे तो साइड 10 ही हो जाएगी, साइड कितनी हो जाएगी 10, तो क्या ये 10√2 आएगा क्या, 10√2 मीटर। समझ पा रहे भाई, स्क्वायर का एरिया दे दिया ना उसने, साइड नहीं दी। अगला द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, ठीक है भाई। अब एरिया, एरिया की बात करें, मैंने क्या करा, 2 स्क्वायर है, एक की साइड बोल दी x है, एक की साइड बोल दी y, तो आपको क्या बोला गया है, x²/y² इज इक्वल टू 225/256। तो भाई x/y निकालना है, इसका रूट ले लीजिए, 225 का रूट क्या 15 होता है, और इसका कितना होता है 16। समझ रहे, अब ये 15 और 16 अगर आपके पास आ गया है तो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होता है बच्चों 4x/4y, ये 4 से 4 गया तो x/y कितना आ जाएगा 15/16, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हाँ भाई लिख लिया गया। चले आगे, अगला द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ये। तो अब भाई आप सबसे पहले इसका एरिया का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं डेल्टा, क्या ये ऐसा कुछ होता है, एस माइनस है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा ही होता है। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यहां लगा दीजिए, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई 48/2 यानी 20। समझ गए। अब 24 अगर आ गया यहां पे रख दीजिए √24 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब देखो बच्चों, इसको लिख दिया 8 × 3, ये इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 9 को बाहर निकालोगे तो 3 √ कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। चले आगे, अगला
राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 टाइम ऑफ इट्स बेस। तो हाइट कितनी होगी भाई? इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ ए इंटू बी, यही होगा, है ना, हाफ ए बी। अब बच्चों इसने बोला है जो एरिया है वो इसका 40 टाइम्स है, यानी ए बराबर 40 बी लगा दीजिए। तो 40 बी बराबर हाफ ए बी, बी से बी कैंसिल हो गया, तो भाई ए बराबर कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल आसान सवाल आने वाले हैं वहां पे। ठीक है, अगला, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 14 मीटर वाई इज दिस, तो रेडियस ऑफ आउटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये देखना भाई, इनर सर्कमफेरेंस मतलब आपके पास क्या है? आपके पास दो स्क्वायर है, दो सर्कल है ना। ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, और ये मेरे पास दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, यहां पे ये अपने पास क्या आ गया? दूसरा सर्कल, ऐसा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? दूसरा सर्कल। अब बच्चों जो इनर वाला सर्कल है ना, जो इनर वाला सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस आपको पता है। तो भाई अगर इसका रेडियस मैंने R1 बोल दिया, तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू क्या? 440 है क्या? तो भाई 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 440। ये इससे कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो R1 कितना आ गया बच्चों? 70 मीटर। सही लिखा है ना? 70 मीटर आ गया। अब बच्चों अगर ये 70 मीटर आ गया, अब सुनना, ये जो वाइड है ये कितना है? 14। तो अगर मैं R2 की बात करूं, ये जो बड़ा वाला है, तो वो क्या R1 प्लस 14 हो जाएगा। और 70 अगर लिख दोगे तो क्या 84 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चले आगे, आगे चलें। ये एनटीएससी से उठा के लाया हूं मैं सारे सवाल, है ना, क्योंकि अभी सीयूईटी का कोई पेपर तो हुआ नहीं है, पर अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बायो वाले भी बच्चे होंगे और उनको इतना खतरनाक खतरनाक कुछ वो एंगल वेंगल की बातें करें। एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम है, हैव इक्वल एरिया इफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है। ठीक है भाई, रेक्टेंगल की साइड्स है, एक तो है भाई 10 और एक है 12। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बेस आपको पता है, आपको एल्टीट्यूड निकालना है। तो भाई पैरेललोग्राम का एरिया अगर बेस पता है, और बेस इंटू एल्टीट्यूड ही तो एरिया होता है, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है क्या? अब बच्चों मैंने एल्टीट्यूड निकालना है, उसको एक्स मान लिया, तो भाई ये किसके बराबर आ जाएगा? 20 इंटू एक्स, ये एरिया आ गया। और इसका एरिया कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10। बच्चों 120 आ गया क्या? अब दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो 20x का वैल्यू कितना आ गया? 120। तो x किसके बराबर आ गया? 6 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा सी। लिख लें इसे। चले आगे, अगला, एक स्क्वायर और रोम्बस है जो सेम बेस पे खड़े हुए हैं। अब सेम बेस पे खड़े हुए हैं इसका मतलब समझ लो, है ना भाई, स्टैंड्स ऑन अ सेम बेस, जैसे ये बेस है, तो भाई यहां पे तो आपने क्या कर दिया? स्क्वायर हो गया। और रोम्बस बनाओगे ऐसा हो गया। ठीक है, आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है एरिया का। अब बच्चों देखो ये वाली चीज क्या रोम्बस का डायगोनल हो गया क्या? हाँ भाई, इस रोम्बस का डायगोनल हो गया। और अगर रोम्बस का डायगोनल हो गया, मुझे हर बच्चे इसका आंसर बता दे। देखो ये ए हो गया, ये ए और ये भी कितना हो गया? ए ना। रोम्बस कौन सा होता है? बिल्कुल। अब ये अगर उसका डायगोनल हो गया, तो भाई अगर मैं इसको एक्स बोलता हूं, तो भाई एक्स और ए में रिलेशन निकालिएगा और इसका एरिया बताइएगा। ठीक है, ये आंसर बताना है इसका। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यूबॉइड की बात करते हैं। बच्चों क्यूबॉइड बनाना आता है आप लोगों को, है ना? क्यूबॉइड की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ फिगर बन जाता है। ये एक हो गया, ये हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपके पास क्या बन गया? क्यूब। इसमें ये क्यूबॉइड बन गया। समझ पा रहे हो? तो ये क्यूबॉइड हो गया। अब इसका अगर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इस ऊपर नीचे हिल गया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, और ये ज्वाइन किया। हाँ,
ये देखो क्यूबॉइड हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे उसको, वॉल्यूम हो जाता है इसका L इंटू बी इंटू एच, है ना भाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अगला सरफेस एरिया, बच्चों देखो नीचे वाले का एरिया निकाल लो, इधर का, इधर का, ऊपर का, इधर का और उधर का, 6 फेसेस है और उन सब का एरिया होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, और वहीं डायगनल निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 3D फिगर है ना, उससे निकाला है। क्यूब, क्यूब होता है बच्चों, क्यूब अब जिसमें LBH सेम है तो वो क्यूबॉइड ही क्यूब बन जाता है, और इस केस में वॉल्यूम होता है ए क्यूब, सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर और डायगोनल होता है अंडर रूट 3। सिलेंडर, बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH और टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, है ना भाई, सिलेंडर के केस में ये ऐसा बन जाता है। अगला कोन है, कोन याद है ऐसा कुछ होता है, ऐसा है ना, ये ऐसा कुछ बन जाता है, तो इसकी स्लांट हाइट है ना L, ये कितनी होती है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 1/3 πR स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया πRL और टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस πR स्क्वायर, नीचे वाला और ऐड हो जाता है। स्पेयर की बात करें, इसमें मेन चीज दो होती है, एक तो इसका वॉल्यूम 4/3 πR क्यूब और इसका सरफेस एरिया 4πR स्क्वायर, हेमिस्फीयर इसका आधा 2πR क्यूब और 2πR स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 3πR स्क्वायर हो जाता है। पिरामिड वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये सब चीजें अपन जो पहले देख चुके हैं उन्हीं की बात है। अब करते हैं एक सवाल को, वॉल्यूम बताना है, ठीक है, जो लॉन्ग L दे रखा है 16 मीटर और 14 मीटर और H दे रखी है 7 मीटर, वॉल्यूम के L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, क्या कर सकते हो ये चीज है ना, इसको आप करें अपने। चलते हैं अगला, द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 12.8 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखना ये उसका वॉल्यूम बता रहा है जो 5 टाइम एस हाई एस इट ब्रॉड, ठीक है, तो भाई 5 टाइम हाई जो है वो बी के बराबर है और 8 टाइम लॉन्ग, 8 टाइम लॉन्ग एस इट हाई, तो अगर यहां मैं देख पा रहा हूं एच की वैल्यू लिख देता हूं तो बी बराबर, अगर मैं एच को 5L लिखता हूं यहां पे तो भाई इसको लिखा तो कितना आ जाएगा 40L। अब बच्चों वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये 12.8 दे रखा है, ठीक है। सुनना, L को तो L ही रहने दो, क्या B को लिख सकते हो क्या 40L, और इसको लिख सकते हो H को 5L, और ये 12.8 है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा L, L आ गया, L आ गया, इसमें पुट करोगे आंसर जाएगा, कर लो, चले आगे, ये हो जाएगा तुमसे। तो इस टाइप के सवाल मुझे लगता है हर बच्चा कर पाएगा, ठीक है भाई। क्या बोले, हाउ मेनी ब्रिक्स, जिनकी साइज ये है, रिक्वायर्ड लगेगी टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक वॉल मतलब एक दीवार को बनाने में, है ना, ये इफ 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड बाय मॉर्टल, मतलब अब बीच में कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं सिर्फ ईंटें लगा के तुम बना दोगे, बीच में वो भरना भी पड़ेगा। अब ये क्या चीज बोल रहा है, सुनो, मानो इसका वॉल्यूम है ना भाई, ये इसके वॉल्यूम जो है वो मानो 100 है, तो 10% तो इससे बनी जाएगा, तो अपन को सिर्फ 90% पे दिमाग लगाना। तो आप क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट, बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू 100, 8 इंटू 100 और 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। पर ये तो पूरी दीवार है और 10% तो बन चुकी है ना, उनसे भर चुकी है, तो 90% बची है, तो 90 बाय, और अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, अब तो यार सॉल्व करना है, देखो ये इससे कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, ये 100 से ये 100 भी क्या हो गया कैंसिल, तो 90 इंटू 5 450 और 2 जीरो, इतने ब्रिक्स जो हैं वो आपको चाहिए, ठीक है, लिख लिया। तो इस टाइप का अगर कभी सवाल है, मुझे लगता है हर बच्चा इसको कर पाए। अगला लिखे टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में आप लोगों को पता ही है, जैसे बहुत सारी चीजें, रेडियन,
है ना। रेडियन अगर बात करें तो आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं डायरेक्ट बताता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, जो 180 डिग्री होता है ये पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई रेडियन। तो अगर 90 डिग्री निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई बाय 2। ठीक है, 60 डिग्री निकालना है, किससे डिवाइड कर दोगे? पाई बाय 3। बस दिमाग में यही आना चाहिए, 180 डिग्री पाई रेडियन, बस इससे तुम बिल्कुल इसके सारे आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जो तुम्हारे मेन काम में आने वाले। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एल हो गया और ये क्या हो गया? बी। तो क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ये एच स्क्वायर के बराबर आता है? ठीक है, अब इसके अंदर साइन थीटा अगर तुम्हें निकालना है तो एल अपॉन कितना हो जाएगा? एच। कॉस थीटा निकालना है, बी अपॉन एच। और तीसरी चीज जो आपको निकालनी है टेन थीटा, विच इज अगर ये एंगल थीटा है तो एल अपॉन बी। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब जो अगर आपको और भी चीजें निकालनी है, साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉस 90, अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉस, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा, ये अपन पहले तो बात कर ही चुके हैं। अब ये सवाल अपन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए भाई, आपको 10 15 डिग्री की वैल्यू पता है, 2 माइनस रूट 3, कॉट 75 निकालना है। तो भाई आपको ये पता ही है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10, 90 माइनस कितना होता है? थीटा। 75 निकालना है तो कॉट 75 इज इक्वल टू 10, 90 माइनस कितना हो जाएगा? 75, ये हो जाएगा आपके पास 10 15 डिग्री। अब जो 10 15 की वैल्यू पता है आपको, कॉट 75 की वैल्यू यहां पे रख देनी है। अब जैसे इसके अंदर रखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, जो निकालना है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। भाई ये निकाल लो, 4 प्लस 3 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा? 4 रूट 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। लिख लिया। इस टाइप का बिल्कुल बेसिक सवाल आएगा। ठीक है, और अब तो तुम 12th में हो तो इतनी चीजें तो तुमने देखी हो। अगला भाई देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉट थीटा क्या होता है? पहले अगर ये एंगल 90 डिग्री है ना, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर देखो ये 1 बाय रूट 3, ये 1 बाय रूट 5 होता तो भी तुम कर सकते थे। कैसे करते भाई? कॉट थीटा क्या होता है? देखो टेन थीटा दिस अपॉन दिस होता है, तो कॉट थीटा 1 अपॉन कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। और वो थ्योरम लगा के, पाइथागोरस लगा के, ये कितना आ जाएगा? 2। अब यहां पे अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? रूट 3/2 और कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस 3/4। तो यार ये कितना आ गया? 3/4 और ये कितना आ जाएगा? 5/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। कैलकुलेशन है बिल्कुल आसान सी। चले आगे, आगे चले। अगला भाई इसको आपको सॉल्व करना है। तो सेक थीटा क्या 1 अपॉन कॉस थीटा होता है? तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका ऊपर वाले का एलसीएम के कॉस थीटा आएगा क्या? और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा। यार ये कॉस थीटा तो कैंसिल, यानी ये सिंप्लीफाई होके कितना आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। अब अपन को देखना है कौन सा ऑप्शन ये आएगा। तो भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल, तो क्या ये सेम आ गया क्या? तो पहला वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलें आगे। अगला, अगर थीटा एक्यूट एंगल है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है? 2। देखो भाई यहां पे टेन थीटा है और कॉट थीटा है। मैंने क्या किया? टेन थीटा इसको x मान लिया, तो क्या कॉट थीटा का वैल्यू 1/x हो जाएगा क्या? हाँ भाई, और अगर ये 1/x हो गया तो यहां पे रख दीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू कितना आ गया? 2। एलसीएम ले लीजिए x, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 2x। इसको इधर लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर बच्चों x का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1। अब टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा? π/4 या फिर 45 डिग्री। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब टेन थीटा 1 है और कॉट थीटा 1 है,
है ना। तो भाई मुझे ये बताओ 1 और 1 कितना हो गया 2, ये भी क्या हो गया गलत, और 1 ये भी हटा दो, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये सही हो गया। भाई tan थीटा 1 है तो उसकी पावर 7 भी 1 ही होगी। चले आगे, ये रहा इफ sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स 1 है, ये कर लेना यार, ये 2-3 बार आ चुका है पहले पेपरों में। देखो भाई इसको इधर लिया है तो sin x का वैल्यू क्या cos स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखना भाई यहां से अपन को ये चीज निकालनी, इसमें मैंने क्या किया भाई cos की पावर 4x को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आ जाएगा cos की पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं भाई ये cos की पावर 4x है और ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें भाई ऐसा कुछ बन गया क्या, है ना। अब cos स्क्वायर एक्स क्या है बच्चों, sin x के बराबर है, तो क्या इस वाली चीज को तुम ऐसा लिख सकते थे sin स्क्वायर एक्स, समझ गए कैसे लिखा भाई, इसका स्क्वायर फिर करा cos की पावर 4x, क्या ये sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और ये चीज निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा के sin x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, sin x प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। और 1 आ गया 1, मजेदार सवाल है ये, समझ रहे हो। देखो पूरा सिंप्लीफाई होके कितना आसान बन गया, है ना भाई। ये इसको ऐसा लिख लेना ना, ये दोनों की पावर सेम है तो अंदर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, चले आगे। चलिए तो उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें जो है अपन ने कवर कर ली है, ठीक है। बाकी देखो यार एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, अब इसमें तो और जो भी मेन चीजें, प्रोबेबिलिटी अपन मैथमेटिक्स लेक्चर में कर चुके, उस लेवल की अपन ने की है, यहाँ तो उतने लेवल की वो पूछेगा भी नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चरों में, जब तक के लिए बाय, और अच्छे से पेपर दे के आना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यार। मैथ्स पढ़ाने में जितनी मेहनत नहीं लगती उतनी मैथ पढ़ाने में लगती है, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत पहले की हुई थी। चलिए फिर भी आप सारे फॉर्मूलास रिवाइज करके जाइए, बाकी इसके सवाल आसान ही आएंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर। इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।